हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो है चैप्टर नंबर 3 का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम ऑलरेडी 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने वो बहुत ही कम डिटेल में पढ़ा था, या वो ओम्स लॉ कहाँ से डिराइव हुआ ये हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे, डिड्यूस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पर, और ओम्स लॉ के अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम लोग आज देखेंगे कि किन कंडीशंस में ओम्स लॉ आपका एप्लीकेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो स्टूडेंट से अगर हम पूछें कि ओम्स लॉ क्या होता है तो सबसे पहले कहते हैं कि V इक्वल्स टू आई आर। फर्स्ट ऑफ ऑल V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ नहीं है अनटिल एंडलेस आप इसके अंदर कुछ बातें या कुछ कंडीशन स्पेसिफाई ना करें। तो कंडीशंस क्या है ये आज हम लोग देखेंगे। हम लोग कब कह सकते हैं कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक है हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। सो सबसे पहले तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक रिलेशन डिराइव करा था बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो उस रिलेशन के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर ये हमारा एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी एवरेज वेलोसिटी वो होती है वी डी। वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और यहाँ पर हम लोगों ने एक बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है, दैट इज वी वोल्ट। ओके, तो वी वोल्ट का हम लोगों ने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है। जैसे हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। उन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर करा था, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला था I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था जिसमें n हमारी एक नई टर्म थी लास्ट क्लास में जिसको हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये डिपेंड करता था किसके ऊपर? मटेरियल के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। सो आज हम लोग इसी टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी में हमारा वी डी हम लोगों को पता है, वी नो वी डी का हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ई ई टॉ बाय एम। इसमें टॉ जो था वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था। तो अगर हम इस ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो I इज इक्वल टू आएगा एन ई ए वी डी की जगह हम लोग पुट करेंगे ई ई टॉ एवरेज डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पर हमारा एन ई स्क्वायर टॉ एवरेज डिवाइडेड बाय एम, इन सभी कांस्टेंट टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया। यहाँ पर हमारा आएगा E, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस के साथ पता है, E इज इक्वल टू V बाई L। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो E की जगह हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं V बाई L। तो I का हमारा फॉर्मूला आएगा एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम वी बाय एल। यहां पर हमारी एक और टर्म रह गई है, वो टर्म क्या रह गई है? ए, एरिया। सो एरिया हमारा यहां पर आएगा। सो हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम ए बाय एल इंटू वी। अब यहां पर हमारी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि इफ मटेरियल मींस एन, टेम्परेचर से हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉ के ऊपर इफेक्ट आता है। लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टॉ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर हम मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ मींस L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस A, तो अगर हम लोग देखिए E और M हमारे यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं। E की वैल्यू फिक्स रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। M की वैल्यू भी हमारी फिक्स रहती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं। बाकी चार फैक्टर्स को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया, आर केप्ट कांस्टेंट। देन हमारी कंडीशन क्या आएगी कि I
इज इक्वल टू, ये 6 की 6 टर्म्स हमारी कांस्टेंट बन जाएगी। 2 पहले से ही कांस्टेंट थी, 4 को हमने कंडीशन लगा करके कांस्टेंट कर दिया, देन I इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V, और वी कैन से दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जिसको हम लोग ओम्स लॉ को 10th क्लास में ये भी लिखते थे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो वो जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के आया या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के आया, वो कंडीशंस कहाँ से आई, हमारी यहाँ से आई। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन डिराइव करा था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। सो करंट का हमारा रिलेशन था I इक्वल्स टू NEAVD। यहाँ पर हम लोगों ने VD की वैल्यू को पुट कर दिया EE tau by m, एंड EE tau by m की वैल्यू पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला आएगा फाइनल करंट का, और इसके अंदर हमारी 2 टर्म्स यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं दैट इज E और M, और बाकी 4 टर्म्स को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया। तो हमारा यहाँ पर ये पूरी 6 की 6 टर्म्स कांस्टेंट हो जाएगी। तो I इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू V एंड I इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ये हमारा ओम्स लॉ है। तो अब ओम्स लॉ की अगर हम स्टेटमेंट लिखेंगे तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर लाइक, क्या क्या फिजिकल कंडीशंस है, लाइक लेंथ, एरिया, मटेरियल, टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। तो अगर हम ये 4 चीजें कांस्टेंट रखेंगे देन करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, और वी कैन से दैट पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब यहाँ पर हमारी एक नई टर्म आती है, वो आती है रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर आगे कैसे डिराइव करेंगे, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, या 10th क्लास में हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू रो L बाई A, वो फॉर्मूला यहीं से आएगा। तो हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें इस फॉर्मूले से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर tau L बाई A इंटू I। ओके, अब ये जो हमारी टर्म है, इस टर्म को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस R, M ओवर NE स्क्वायर tau L by A, this is known as resistance of a wire or conductor। So resistance का जो हमारा ये फॉर्मूला आया है, इस पूरे फॉर्मूले में M अपॉन NE स्क्वायर tau, इसको हम ले लेते थे रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसका एक और नाम हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो था रेजिस्टिविटी। तो यहां पर हमारा रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या आ गया, अब हमारा फाइनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस का वो आ गया R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ वायर। जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। बट वो आया कहां से, वो आया यहां से है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का, ये वाला जो पार्ट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। एंड 2 फैक्टर्स और हैं यहाँ पर। R जो है वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड रेजिस्टिविटी जो डिपेंडेंट है, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है M अपॉन NE स्क्वायर tau। रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, N एंड tau। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स, अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ओके, वेयर एज जबकि रेजिस्टिविटी जो होती है हमारी, वेयर एज रेजिस्टिविटी वो 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में या नॉर्मल कंसेप्ट चेक करने के लिए कि अगर हम लोग वायर को स्ट्रेच करें, कट कर दें, तो उसकी लेंथ पर
इफेक्ट आएगा तो उसकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट आएगा, और उसको कंफ्यूज करने के लिए टीचर्स और ज़्यादा एक फॉर्मूला देते हैं। वो रेजिस्टिविटी का यहाँ से फॉर्मूला हमारा निकाल करके बताते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हो, RA/L। सो यहाँ पर उनका क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम लोग लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ गलती नहीं कर रहे हम लोग। लेंथ इंक्रीज होगी तो अपने आप ही आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है रेजिस्टिविटी का जो बेसिक फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, रेजिस्टिविटी इज M/NE² टॉ। तो ये हमारा ओम्स लॉ का डेरिवेशन था। हम लोगों ने क्या करा, I=NA/VD में हमने VD की वैल्यू को पुट करा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट करा। 6 टोटल हमारे फॉर्मूले में 8 टर्म्स थी, एक लेफ्ट हैंड साइड पर थी, 7 टर्म्स राइट हैंड साइड पर थी। 7 में से 2 टर्म्स हमारी यूनिवर्सल कांस्टेंट्स थी, 4 को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो टोटल 6 टर्म्स हमारी कांस्टेंट हो गई। तो I = कांस्टेंट इंटू V हो गया, और वहां से हमारा ओम्स लॉ डिराइव हो गया। आपको ध्यान रखना है ओम्स लॉ में कभी भी आपको ये नहीं बोलना कि V = IR है। V = IR अगर आप बोलेंगे तो उसके अंदर आपको एक कंडीशन जोड़नी पड़ेगी, V = IR वेयर R इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक रेजिस्टेंस का और फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करता है। तो अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें या इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो V = IR ये एक इक्वेशन है, तो यहाँ से R = V/I आएगा। अब यहाँ पर भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो स्टूडेंट्स की बेसिक वीक होने की वजह से वो वाइवा में गलती कर देते हैं। तो अगर हम लोग करंट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। सो करंट की वैल्यू इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, R इज कांस्टेंट। अब यहाँ से हमारी 2 इक्वेशंस बनती है और उन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग 2 ग्राफ बनते हैं जो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, अगर हम लोग VI ग्राफ बनाएं तो यहां पर हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे Y = mx से। जब आप Y = mx से कंपेयर करेंगे, Y एक्सिस पर आपने वोल्टेज लिया है, X एक्सिस पर आपने करंट लिया है, तो यहां पर हमारा जो X एक्सिस पर करंट लेने के बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RI। X एक्सिस पर हमारा करंट है, Y एक्सिस पर वोल्टेज है, तो जो M है, M यानी स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, M स्लोप tan थीटा, वो हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। तो ये हमारा एक ग्राफ है जो आपको ध्यान रखना है, V और I का ग्राफ है। यही ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, किसके अंदर ड्रॉ करते हैं, हमारा एक प्रैक्टिकल है, CBSE प्रैक्टिकल है, ओम्स लॉ की हेल्प से हमें एक वायर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है, तो वो वहां पर हमारा ये ग्राफ ड्रॉ होगा। इसी ग्राफ को आप एक और तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दें, अगर हम लोग Y एक्सिस पर करंट ले लें और X एक्सिस पर V ले लें, तो उस केस में क्या चेंज आ जाएगा, तो हमारा I = होगा V/R, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट Y = mx से कंपेयर जब हम करेंगे तो X एक्सिस पर हमारा वोल्टेज है, Y एक्सिस पर हमारा करंट है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ही, बट इस ग्राफ का जो स्लोप है tan थीटा, वो tan थीटा हो जाएगा 1/R। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि X एक्सिस पर क्या है और Y एक्सिस पर क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्लोप की वैल्यू चेंज कर जाएगी। वन मोर थिंग, 1/R को हम लोग एक और टर्म बोलते हैं G, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस होता है कि करंट के पाथ में कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कितनी रुकावट आ रही है, और अगर हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। यहाँ पर हमारी 2-3 टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इस ग्राफ में आपको जरूर ध्यान रखना है कि Y एक्सिस पर वोल्टेज और X एक्सिस पर करंट है, तो स्लोप tan थीटा R होगा, और अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो स्लोप 1/R यानी कंडक्टेंस होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रेजिस्टेंस का एक डिपेंडेंसी है टेम्परेचर को लेकर के।
तो हम लोग देखते हैं वो डिपेंडेंसी क्या है। अभी हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंसुलेटर्स की बात नहीं कर रहे। इस चैप्टर में हम लोग कंडक्टर या एलॉयज की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टर या एलॉय में अगर हम देखें, जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ के बाद हमारा रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला है m/n² टॉ L/A। तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में ये पढ़ा था कि अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो कोलिजन्स हैं वो फ्रिक्वेंटली होने लगती हैं, जल्दी होने लगती हैं। तो टॉ जो था, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम था। अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले जो कोलिजन धीरे धीरे हो रही थी, अब वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगी। तो दो कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था, मीन्स टॉ, वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टॉ डिक्रीज कर जाएगा। एंड रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टॉ के। तो यहाँ पर अगर हमारा टॉ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो मेन बात अगर आप देखेंगे कंडक्टर्स की, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इन केस ऑफ कंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में ये उल्टा होता है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में ऐसा क्यों होता है। लेकिन कंडक्टर्स की अगर हम बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने से वायर की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज कर जाती है। अब हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस का एक फॉर्मूला पढ़ना है कि अगर हम कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ये तो हम लोगों ने कंसेप्ट से समझा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ, आगे बढ़ते हैं। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक 11th क्लास के टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। सिमिलर सा टॉपिक है तो रिवाइज करने से हेल्प हो जाएगी। हम लोगों ने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन। सो थर्मल एक्सपेंशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी वायर को, किसी कंडक्टर को, किसी मेटल को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और वहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था थर्मल कंडक्शन में, L2 = L1 1 + अल्फा डेल्टा T। ये फॉर्मूला आने से पहले हमारा मेन कंसेप्ट ये था कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल लेंथ के, एंड चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। इन सभी इक्वेशंस को कंबाइन करने के बाद हमारी फाइनली इक्वेशन आती थी। और यहाँ पर अल्फा, इसको हम बोलते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो सिमिलर सा ही टॉपिक हमारा यहाँ पर है। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के फॉर कंडक्टर्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंडीशंस निकालें, चेंज इन रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है वायर का। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R1 ज़्यादा है तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। सेकेंड थिंग, चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। आप जितना ज़्यादा वायर को गर्म करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है। ओके, तो ये दो फैक्टर्स हैं। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो डेल्टा आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है R1 डेल्टा टी के। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके हम लोग यहाँ पर इक्वल्स टू लगा सकते हैं, सॉरी, एंड कांस्टेंट आता है अल्फा। इस अल्फा को अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो अल्फा जो हमारा आएगा वो आएगा डेल्टा R ओवर R1 डेल्टा टी। इस अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम अलग अलग मटेरियल की वायर लें और उनका सेम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सबकी रेजिस्टेंस में सेम चेंज नहीं आएगा।
मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस 3 फैक्टर के ऊपर अब डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस दैट इज R1, सेकेंड थिंग चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T, एंड थर्ड थिंग अल्फा विच इज मटेरियल डिपेंडेंट। अगर हम कॉपर को हीट अप करें या टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, सेम विद द एल्यूमिनियम, सेम विद द सिल्वर, लेकिन सबकी रेजिस्टेंस में सेम चेंज नहीं आएगा। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा वो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अल्फा उस बात की मेजरमेंट होती है, या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम R1 इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम ले और चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन करें तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा डेल्टा आर के इक्वल। तो अगर हम किसी कंडक्टर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी जितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा उसको हम उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट बोलेंगे। ओके, सो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस of a wire of resistance 1 ohm when its temperature is increased by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। ये सिंपल शब्दों में आप डेफिनेशन अपने आप भी लिख सकते हैं, बस आपको कंडीशंस पूरी लिखनी है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम देखें डेल्टा आर है रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस दैट इज R2 माइनस R1 इक्वल्स टू अल्फा R1 डेल्टा T, और R1 यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो हमारा R2 का जो फॉर्मूला आएगा फाइनल रेजिस्टेंस का वो आएगा R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। इसके ऊपर बेस्ड हम NCERT के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी सॉल्व्ड एग्जांपल, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, जो कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क देंगे ताकि आप खुद अटेम्प्ट करें, लेकिन ये हमारा टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी है। ओके, अब अल्फा की अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट बहुत ईजिली निकल जाएगी। चेंज इन रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, ओम ओम कैंसिल कर जाएगी, तो जो भी टेम्परेचर की यूनिट होगी उसका इनवर्स अल्फा की यूनिट होगी। तो ऐसा यूनिट अगर हम बोलें तो ऐसा यूनिट अल्फा की होगी केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ओके, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, हर एक मटेरियल का, हर एक बॉडी का या कंडक्टर का अल्फा अलग अलग होता है। NCERT के अंदर एक टेबल है, उस टेबल के अंदर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारे सामने वो टेबल है, उस टेबल के अंदर आपको अलग अलग अल्फा की वैल्यू दी हुई है अलग अलग मटेरियल्स के लिए। तो जिस मटेरियल का अल्फा सबसे कम होगा, जिस मटेरियल का अल्फा सबसे कम होगा उसकी रेजिस्टेंस में भी चेंज कम आएगा, जिस मटेरियल का अल्फा ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस में भी चेंज ज़्यादा आएगा। तो ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस था। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ओके, लेट्स अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं NCERT के। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही स्ट्रेट डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ हमारा फॉर्मूला यहाँ पर वीडियो में मिस हो गया था, तो वो हम लोग देख लेते हैं। फाइनल फॉर्मूला हमारा ये है। ओके, इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि RT R0 1 प्लस अल्फा T माइनस 0। अब यहाँ पर क्या क्या टर्म्स है, R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, RT है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस या T केल्विन, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंड दिस इज इनिशियल टेम्परेचर। डेल्टा T हमारा चेंज इन टेम्परेचर है जिसको हम T2 माइनस T1 लिख रहे हैं। तो अगर आपने T1 को 0 ले लिया तो यहाँ पर हमारा T माइनस 0 हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर आपको इनिशियल 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस गिवन हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। NCERT का हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3.3। सो उस एग्जाम्पल को करने से पहले हम लोग देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। सो क्वेश्चन आपके सामने है एग्जाम्पल 3.3। एग्जाम्पल 3.3 में हमें ये गिवन है कि नाइक्रोम का एक हीटिंग एलिमेंट है, टोस्टर है। उस नाइक्रोम के हीटिंग एलिमेंट में जब हम लोगों ने नेग्लिजिबल करंट पास करवाया है, मींस इनिशियल कंडीशंस में जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल नंबर 3.3।
तो रेजिस्टेंस आपको गिवन है 75.3 ओम। ओके, नाउ अब वो कह रहा है कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है 230 वोल्ट का और करंट सेटल हो गया है कुछ टाइम के बाद, फाइनल करंट जो था, पहले नेग्लिजिबल करंट था, नेग्लिजिबल करंट मींस I1 आपका लगभग कितना था, 0 था। अब I2 फाइनल करंट जो आपका है वो क्वेश्चन में गिवन है 2.68 एम्पियर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ओके, तो फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है एंड अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको नाइक्रोम का गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो दोबारा से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि एक नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट है, एक टोस्टर है, जितने भी हमारे टोस्टर हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर नाइक्रोम का हम यूज करते हैं। सो नाइक्रोम के अंदर आपका पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, तो रेजिस्टेंस 75.3 ओम था। जब हमने उसको कुछ वोल्टेज सप्लाई दिया, अब नाइक्रोम के साथ होता क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो गर्म होने लग जाता है और जैसे जैसे वो गर्म होगा उसकी रेजिस्टेंस पर इफेक्ट होगा। तो जब हमने वोल्टेज 230 वोल्ट लगाया और करंट 2.68 एम्पियर हो गया आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, करंट कांस्टेंट हो चुका है, तो आपको टेम्परेचर निकालना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर नई रेजिस्टेंस निकालेंगे R2, R2 होगा V/I2। V आपको क्वेश्चन में गिवन है 230 वोल्ट एंड I2 करंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.68। इसको सॉल्व करके हमारा R2 की वैल्यू आएगी और R2 की वैल्यू हमारी आ रही है 85.8 ओम। सॉल्व करके अब हमें निकालना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो हमारे सामने फॉर्मूला है R2 = R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट, हमारे पास एक और फॉर्मूला भी था, डेल्टा R = R1 अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से हमारा डेल्टा टी जो था, जो डेल्टा टी था हमारा, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा R अपॉन R1 अल्फा एंड डेल्टा R इज चेंज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1। ये रहा हमारा R1 और ये रहा हमारा R2। सो R2 माइनस R1 ओवर R1 अल्फा। अब हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 85.8 माइनस 75.3, दिस इज 75.3, R1 75.3 इंटू अल्फा, अल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसको सॉल्व करके आपका डेल्टा टी आएगा। डेल्टा टी है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, और वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इनिशियल आपको 27 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में गिवन है, आपको फाइनल निकालना है एंड सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर 27 इस वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर एनसीईआरटी में हमारा आ रहा है 820 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी दी है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन। सो बेटा अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3.4। सो एग्जाम्पल 3.4 में आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस पॉइंट पर हमारा रेजिस्टेंस है 5 ओम। आइस पॉइंट मींस आपको इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। देन उसी एलिमेंट को हम लोगों ने स्टीम पॉइंट पर निकाला। स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको जो रेजिस्टेंस गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो क्वेश्चन में गिवन है 5.795 ओम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब हमने इसी एलिमेंट को एक अननोन टेम्परेचर में डिप करा है। हमारा ये एक एलिमेंट है, लेट से मेटल का एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम लोगों ने पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर डिप करा आइस पॉइंट पे, तो हमने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करी, वो रेजिस्टेंस आई 5 ओम। इसी टेम्परेचर इसी एलिमेंट को हम लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस पर डिप करा, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करी 5.795 आई।
अब हमने इसी एलिमेंट को एक अननोन टेम्परेचर में डिप करा, वो अननोन टेम्परेचर हमें नहीं पता, और उस केस में जो हमारी रेजिस्टेंस आ रही है अननोन टेम्परेचर में वो आ रही है 5.795, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आ रही है वो आ रही है 5.23, मिस्टेक, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 5.23, अननोन टेम्परेचर पर ये आ रही है। अब आपको अननोन टेम्परेचर फाइंड करना है, तो अननोन टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे, इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, आप इस इंफॉर्मेशन से अल्फा निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा नहीं गिवन, सो अल्फा हमारा होता है डेल्टा आर ओवर R1 डेल्टा टी। अब डेल्टा आर अगर हम इन दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा आर हमारा आएगा R100 माइनस R0 ओवर R0 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी है हमारा फाइनल 100 माइनस 0, दिस माइनस दिस। अब यहाँ पर जो हम वैल्यूज पुट करेंगे 5.23 माइनस 5 ओवर 5 इंटू 100, तो ये हमारा सॉल्व करके अल्फा आ जाएगा, और ये अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.23 ओवर 5 इंटू 100। अब इसी अल्फा की वैल्यू को हम आगे इसके लिए और इसके लिए यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। अब देखते हैं हम आगे। हमने फॉर्मूला लगाया, यही फॉर्मूला RT 0 बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस जो अननोन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज T माइनस 0। यहां से हमारा RT जो फाइनल रेजिस्टेंस है T पर वो आपको गिवन है 5.795, R0 इनिशियल रेजिस्टेंस है 5, 1 प्लस अल्फा आपने यहां पर फाइंड आउट करा है 0.23 अपॉन 500 इंटू टी। तो यहां से आपका सॉल्व करके T आ जाएगा। ओके, तो यह हमारा क्वेश्चन था एग्जांपल 5.3। इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला एनसीईआरटी में यूज करा हुआ है कि अगर आपको 0 और 100 पर रेजिस्टेंस पता है, आपको अननोन टेम्परेचर निकालना है, तो उसके लिए भी हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। वैसे तो हम सॉल्व करके यहाँ से T निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉम्पिटिटिव के लिए अगर हम ध्यान रखें, वो है RT माइनस R0 ओवर R100 माइनस R0 इंटू 100। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट अननोन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन आता है हम लोगों ने ये पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस करे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ ग्राफ मैं आपको पढ़ने के लिए समझने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। एनसीईआरटी के ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं वो एग्ज़ाम्स में आपको ग्राफ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। आपको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, स्लोप, इन सब की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमारा होमवर्क है, वो होमवर्क क्वेश्चंस क्या है, इसको हम रब कर देते हैं। सो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होमवर्क है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन 3.5, क्वेश्चन 3.7, क्वेश्चन 3.8, ये 3 क्वेश्चन हमारे होमवर्क है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको एक बार देखने हैं, पेज नंबर 104 एनसीईआरटी ग्राफ्स। इसमें फिगर है 3.9, 3.10 एंड 3.11। ये ग्राफ्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं, देखने हैं, अच्छे से समझने हैं, और ये क्वेश्चंस हैं जो आज के क्लास के ऊपर बेस्ड होमवर्क है। अब आज की क्लास से रिलेटेड हम लोग एक और छोटी सी वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोगों को मिलेगी, वो होगी प्रैक्टिकल वीडियो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना है सीबीएसई में। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, किरचॉफ लॉ। आगे आने वाला पूरा चैप्टर किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड होगा, नेक्स्ट क्लास स्किप नहीं करनी। थैंक यू।